वो जो हमने केपी एनर्जी वाले वीडियो करी थी, उसी का पार्ट 2 मानिए इसको। तो इस वीडियो में बेसिकली इसकी जो एक और ग्रुप कंपनी है केपीआई ग्रीन एनर्जी, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। शॉर्ट वीडियो वीडियो रहेगा, क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी आपकी केपीआई एनर्जी वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो अगर मैं दोनों के बिजनेस को ही थोड़ा सा सेपरेट करूं और अगर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो जैसे जो हमने देखा, जो केपी एनर्जी है वो क्या है। वो बेसिकली ईपीसी आर्म है इनका, ठीक है। जिसके वजह ये लोग ईपीसी करते हैं और उनका एक छोटा सा पोर्टफोलियो आपका आईपीपी में है, जिसके वजह वो अपने कैश फ्लोज को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गया इनके केपी एनर्जी वाले वीडियो के लिए, दैट यू कैन वॉच एंड अंडरस्टैंड इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं केपीआई ग्रीन के बारे में। तो इस बिजनेस के वाया ये लोग क्या करते हैं, इसके वाया ये लोग आईपीपी और सीपीपी में काम करते हैं। ये क्या होता है, सीपीपी क्या होता है, कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स होते हैं। मान लीजिए कोई एक बल्क पावर प्रोड्यूसर है, लाइक एक अडानी का बहुत बड़ा प्लांट है कहीं पे, रिफाइनरीज हो गई, रिफाइनरी से भी बड़े मतलब डिस्कॉम्स हो गया। तो उसके लिए ये लोग जाएंगे, पूरा प्लांट वगैरह बनाएंगे, ठीक है। और उनके साथ कुछ टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन होंगे, किस तरह से प्लांट को मैनेज करना है, वो सारे पैरामीटर्स पे उनका पूरा मैनेजमेंट होगा। उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड होगा, लाइक कोई 25 ईयर्स के लिए प्लांट चलाना है, तो उस तरह के सॉर्ट ऑफ हो गया। इसको आप थोड़ा थोड़ा जो ओडियाना का जो बल्क वाले कंज्यूमर्स के लिए जो अपना काम करते हैं ना, उससे भी आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, है ना। और जो आईपीपी हो गया, आईपीपी में जो पूरा एसेट की ओनरशिप है, वो आपके जो कंपनी होती है उसके पास ही रहती है, ठीक है। तो ये इनका बेसिकली बिजनेस सेगमेंट हो गया। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, इससे भी ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये भी हमें क्लियर हो रहा है कि जो इनका आईपीपी वाला पार्ट होगा, सिंस उसमें पूरा प्रोजेक्ट इनका खुद का है और उसको बिल्ड ऑन ऑपरेट सब लोग कुछ वही करते हैं, तो ऑफकोर्स वहां पे जो मार्जिन होगा वो ज्यादा होगा। क्योंकि क्या वहां पे वंस अ प्लांट इज स्टैब्लिश्ड, वहां पे आपको खर्चा क्या है, जो बेसिकली नॉर्मल जो आपका एम्प्लॉइज कॉस्ट होगा, प्लांट को चलाने के लिए डे टू डे एक्टिविटीज में आपको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस उसके खर्चे होंगे। उसके अलावा तो जो भी बचा वो तो सारी आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेल है ना। और वहां से जो भी पैसा आएगा, दैट इज योर टोटल पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसीलिए जो आईपीपी सेगमेंट होता है उसका आप देखेंगे ना, उसका जो एबिटा मार्जिन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लाइक 80% और 90% या तो इवन उसके आसपास होता है। और वहीं जब सीपीपी होता है, सिंस वो जो एसेट की ओनरशिप है वो तो आपके कंट्रोल में नहीं होती है ना। तो उसके लिए केपेक्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपकी जिस क्लाइंट के लिए आप कर रहे हो वो फंड करेगा, है ना। तो एट द सेम टाइम उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपका मार्जिन तो कम होगा, बट उसमें आपकी जो डेप्थ वाले इशूज है, फाइनेंस कॉस्ट है, वहां पे वो उतना नहीं आएगा। तो अगेन ये इसी तरह से ये कंपनी क्या करती है, अपने आईपीपी और सीपीपी वाले को बैलेंस बना के चलता है ना। अब आप देखेंगे ना इस कंपनी का जो सीपीपी वाला सेगमेंट है वो बहुत ज्यादा है और इनके आईपीपी वाले सेगमेंट से। तो आगे जाके भी जब ये कंपनी ग्रो करेगी तो इनका आप देखेंगे ना, तो जो आईपीपी वाला पोर्टफोलियो है वो इतना फास्ट पेस पे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आईपीपी के साथ इशू क्या होता है, ऑल दो एक एन्युटी बेस्ड सिस्टम है, मतलब कंसिस्टेंट कैश फ्लो आएगा। पीपीए साइन हो जाता है, पीपीए मतलब पावर परचेज एग्रीमेंट, मतलब जो सामने वाला पार्टी है, जनरली डिस्कॉम होता है, उससे आपका एग्रीमेंट साइन हो गया, उससे आपका 25 ईयर्स के लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो गए। तो आपको कंसिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी की सेल तो होती है, बट एट द सेम टाइम वहां पे इशू क्या होता है, उस प्लांट को लगाने के लिए आपको बहुत लंबा लंबा आपको डेप्थ लेना पड़ता है। तो वहां से भी आपकी पूरे प्रॉफिटेबिलिटी पे इशू आ जाता है। तो इसमें जो कुछ कंपनियां हैं हमारे कंट्री में, जैसे अडानी ग्रीन हो गया, ग्रीन एनर्जी करके है, या फिर आपकी एल्पेक्स सोलर है, तो ये सारी जो कंपनीज है वो प्योर प्ले आपकी आईपीपी वाले सेगमेंट में काम करती है। जो केपीआई ग्रीन एनर्जी है, ये आपका एक लार्ज चंक इनका सीपीपी में है। और थोड़ा सा सेगमेंट जो है, अगेन आई थिंक 10-15% के आसपास है, वो इनका आईपीपी में है। तो ये एक ब्रीफ बैकग्राउंड हो गया। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि कंपनी यहाँ से कैसे आगे बढ़ना चाहती है। तो जस्ट अ सेकेंड, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले तो इनका अगर नंबर्स की बात देखोगे, तो सिंस पूरे सेक्टर में टेलमेंट से, तो नंबर्स आपको जस्ट एक, आप बाहर से देखोगे तो आपको नंबर्स अच्छे ही लगेंगे। तो इस स्लाइड को मैं स्किप करता हूँ सीधे, आपको ये तो बेसिकली लोग दिखा रहे हैं कि किस किस जगह पे ये काम करते हैं। जैसे एम एस सी डी सी एल हो गया, या आपके मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र वाले होंगे, है ना। तो अलग अलग स्टेट्स वगैरह में इनके पोर्टफोलियो रहते हैं, अलग अलग डिस्कॉम के साथ काम करते हैं, तो वो बता रहे हैं ये लोग यहाँ पे। तो डायरेक्टली इसमें आता हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो आप यहाँ पे देखिएगा ना, ईयर जो इनका टोटल एसेट्स है वो पहले 2.8 गीगावाट था, वो बढ़ के आपको 4 गीगावाट हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितना दिखा रहे हैं, 1.7 गीगावाट है। तो देख लीजिए, आप ये दोनों को जोड़ दीजिए, आईपीपी में कितना इंस्टॉल्ड है, 1.2 प्लस 0.5, 1.7 गीगावाट हो गया। मैं Q1 FY25 को आप खुद से रीड कर लीजिए, आप जैसे सीपीपी में देखेंगे ना, सिमिलरली आपको दिख जाएगा कि 2.3 गीगावाट का यहाँ पे है। तो अगर आप इस दोनों को जोड़ दोगे तो आपको आराम से 4 गीगावाट का दिख गया कि टोटल इनकी अभी मतलब इनकी जो इंस्टॉल्ड है ना, 0.5 प्लस 0.5 मतलब 1 गीगावाट की इंस्टॉल होगी। और जो इनका ये 1.2 प्लस 1.8 है, दिस इज द टोटल कैपेसिटी विच इज वर्क इन प्रोग्रेस टाइप का है। तो इसी तरह से ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी अभी लगभग लगभग 4 गीगावाट की टोटल इंस्टॉल्ड और एज वेल एज जो अपकमिंग कैपेसिटीज होगी उसकी उसकी बातें कर रहे हैं ये लोग। अब
ऑन अ ग्रुप लेवल मैंने आपको केपी एनर्जी वाले वीडियो में भी बताया था कि ऑन अ ग्रुप लेवल ये लोग टारगेट कर रहे हैं अपना FY 30 तक कि हम 10 गीगावाट तक जाएंगे, है ना। तो कुछ तो इनका आईपीपी सीपीपी से आएगा, कुछ बाद बाकी जो इनका है वो केपी एनर्जी वाला जो उनका ईपीसी वाला सेगमेंट है वहां से भी आएगा। तो मतलब द थिंग इज कि पूरा तो पोर्टफोलियो तो मैनेज करेंगे। तो अब पोर्टफोलियो जो मैनेज करेंगे उसमें ऐसा नहीं है कि 100% उनका खुद के ही प्लांट्स वगैरह होंगे, कुछ उनके ईपीसी वाले भी होंगे, कुछ ओएनएम वाले भी होंगे। तो उन सभी चीजों को मिला के ऑन दैट पर्टिकुलर लेवल ये लोग पोर्टफोलियो को 10 गीगावाट कहना चाहते हैं। अब इसी स्लाइड से यहाँ पे इन्होंने दो चीजें दिखाई हैं, ठीक है, लैंड बैंक और पावर इवैक्यूएशन। ये यही दोनों चीजें क्यों दिखाई है और कोई चीजें क्यों नहीं दिखाई है? आप जितने भी इस तरह की कंपनीज है, आप सोचिए कि आप प्लांट लगाओगे तो प्लांट कहीं पर तो लगाएंगे हम। तो प्लांट लगाने के लिए अगर आपके पास लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, और लैंड तो आपने लगा लिया, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट। और दूसरा कंपोनेंट है, लैंड के साथ आपको पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। लैंड तो मेरी है, बट वहां से जो कनेक्टिविटी होगी ऑल ओवर इंडिया, जैसे हमारे रोड्स कनेक्ट होते हैं पूरे कंट्री में, तो वैसे ही जो आपकी पावर की भी पूरी एक चैनल है, वो एक वायर से दूसरे वायर में होकर पूरे कंट्री में वो ट्रैवल करती है, लाइक हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की पूरी नेटवर्क लाइन बिछी है। तो अगर वो मेरे उस लैंड तक अगर वहां पे वो वायर्स नहीं आती है, जो हाई टेंशन वायर्स होती है, वो नहीं आती है, तो बेसिकली पावर इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। तो आप देखेंगे ना, जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस भी किया ऑलरेडी, जितने भी ये जो कंपनीज है, जो आपके ईपीसी वाले हो गई या फिर जो आपके खुद की आईपीपीस हो गई, तो इन सभी का एक बहुत बड़ा इशू ये भी होता है कि जो आपके राजस्थान और गुजरात वाला एरिया है, वहां पे जितनी भी ये कंपनीज हैं सब जाना जाना चाहते हैं, बिकॉज वहाँ की पॉलिसीज अच्छी है। वहाँ पे विंड की पोटेंशियल भी ज्यादा है क्योंकि वो समुद्र के पास है। फिर वहाँ पे सोलर की पोटेंशियल भी ज्यादा है, तो सब लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं। तो इसीलिए उन पर्टिकुलर एरियाज में आपकी ये दोनों जो पैरामीटर है, बोथ द लैंड बैंक इज नथिंग बट अ लैंड, ठीक है, और पावर इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी भी इश्यूज हो रहे हैं। तो इसी दोनों पैरामीटर को बताने के लिए ये कंपनी दिखाना चाह रही है, और बाकी कंपनीज भी दिखाती है, इन 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 अलग अलग तरीके से दिखाते हैं वो लोग। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास लैंड की जो अवेलेबिलिटी है वो भी इनफ है और वो कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, और सिमिलरली पावर इवैक्यूएशन वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बढ़ रहा है हमारा। तो ये बताता है कि हमें आगे जाके एटलीस्ट इस पैरामीटर पे हमें इशू नहीं आएगा। तो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से विद दिस पर्टिकुलर स्लाइड। सो अब यहाँ पे अगर इनके आप हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स पे देखेंगे, तो अगेन कंपनी का टॉप लाइन एंड एवरीथिंग काफी अच्छा है। 75% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। EBITDA पे आपके 64% की ग्रोथ है, और पैट पे 68% की ग्रोथ है। अब अगेन आप देखेंगे, इनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों नहीं मिलेगा मिलेगा इस कंपनी को? आप देखिए यहाँ से थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। डॉलर डॉलर वाले को मैं स्किप करता हूँ सिंस वी आर इन इंडिया। सो इस स्लाइड पे आइए, यहाँ से आपको क्लियर होगा। तो जब आप इतने बड़े बड़े प्लांट लगाते हो, तो आपके प्लांट लगाने के लिए आपको फिनांस कॉस्ट आ जाएगा, है ना। और आपका जो जो केपेक्स जो प्लांट लग गया, सिंस यहाँ पे तो डेप्रिसिएशन वाला कंपोनेंट और भी ज्यादा है, क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट ही मैं ये खुद से कर रहा हूँ, है ना। पूरा आईपीपी लगाऊंगा तो मैं खुद पूरा मेरे ही बैलेंस शीट पे आना है उसका फंडिंग पूरा। तो अगेन उसकी जो डेप्रिसिएशन होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो यही यहाँ पे आपको वही दिख रहा है। तो इनका इस क्वार्टर में सिंस कुछ पार्ट ऑफ इनके जो आईपीपी है, जनरली वो माइलस्टोन पे एग्जीक्यूट होते हैं ना, कि मतलब ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए किसी को 500 या 1 गीगावाट का प्लांट लगाना है, एक बार में ही पूरा पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत ही 18 से 24 मंथ्स लगते हैं इनको लगाने के लिए। तो मान लीजिए कि आपने 200 मेगावाट पहले इंस्टॉल कर दिया, फिर 600 किया, फिर कुछ किया, इस तरह से बेसिकली होता है। तो वहां पे इनके कुछ प्लांट्स एग्जीक्यूट हुए थे, तो उसके कारण इनका जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। उसके कारण आपके जो पैट होता है वो आपका थोड़ा सा सप्रेस हो गया है। तो दैट इज हाउ यू हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर पिक्चर। इसीलिए इन सभी कंपनीज के लिए एक जो बेटर मैट्रिक्स होता है ना, वो आप एबिटा लेवल से आपको देखना चाहिए, क्योंकि जो पैट है वो फ्लक्चुएट करेगा डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज योर टैक्स रेट। अब टैक्स रेट जो है वो भी चेंज होता है। वो चेंज क्यों होता है? अब जैसे जनरली कंपनीज क्या करती है, जो ये जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट होता है ना, इसको एक तरह से टैक्स में वो लोग ऑफसेट करते हैं। तो इस ये भी एक कारण होता है कि सीपीपी आईपीपी पोर्टफोलियो बनाने से इनको एक और फायदा मिलता है। तो ये भी कारण रहता है कि कंपनियां जनरली दोनों सेगमेंट में जाती है। तो ये वाली बात हो गई। अब ईपीएस क्यों डायलूट होता है? ईपीएस डायलूट होता है बिकॉज अगेन दीज आर द वेरी मतलब फंडिंग रिक्वायरमेंट कंपनी वाली होती है, तो जनरली ये लोग पैसे रेस करते रहते हैं मार्केट से। तो शायद इन्होंने भी कुछ रेस किया था कुछ क्वार्टर्स पहले। तो इन इस कारण से इनका ईपीएस अलर्ट हो जाता है वहां से। तो अगेन दीज आर ये भी एक फंडामेंटल इश्यूज होते हैं इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए। इसीलिए इन पे ना ऐसे लॉन्ग टर्म में, मतलब जब आपका ट्रेंड चल रहा है तो आप देयर यू कैन हैव अ बिल्ड अ गुड पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन दैट। बट इन द लॉन्ग रन ये सारी जो कंपनीज है, वंस दैट साइकिल पिक्स, उसके बाद से ये जो इनके बाकी कंपोनेंट्स होते हैं ये मतलब उस पर ज्यादा वर्क करने लग जाता है, और उनकी भी प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो इम्पैक्ट हो जाती है। तो वो वाला इशू, इसीलिए मार्केट में इन सभी कंपनीज को है ना उतने हायर पी पे नहीं लेके जाता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि अगेन मार्केट को भी पता है कि 2 ईयर 3 ईयर डाउन द लाइन जब ये ट्रेंड आपका खत्म होगा, तो देन दिस काइंड ऑफ ग्रोथ विल नॉट
कंटिन्यू इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज। इसी को अगर आप रिलेट करेंगे बाकी एफएमसीजी रिटेल कंपनी से, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चरल प्ले, मतलब आपको 10 ईयर 15 ईयर डाउन द लाइन वो कंपनी दिखता है कि किस तरह से वो ग्रो कर सकता है। तभी इसीलिए जब मार्केट भी है ना, उसके एक हायर पीए पे लेके जाता है। हाँ, बिकॉज उनको वहां पे मतलब जो फॉरका मतलब यू कैन फॉरकास्ट अ लॉन्गर रेवेन्यू ग्रोथ, बेटर रेवेन्यू विजिबिलिटी, तो उस सारे पैरामीटर्स पे हमें देखना चाहिए। सो दैट इज अ पॉइंट। सो अगेन दीज आर द मतलब जो इनके इन्वेस्टर्स दिखाए हैं इन्होंने, वैनगार्ड, ब्लैक रॉक, जो ग्लोबल, गोल्डमैन सैक्स और जो इंडियन कंपनीज भी है, तो उन सभी का बताया है इन्होंने। सो दिस आर सम देयर पोर्टफोलियो एक्सपांशन विच दे आर टॉकिंग अबाउट, कि भाई जो इनके हैं अभी कुछ 504 मेगावाट का जो हमने स्टार्टिंग में देखा था सीपीपी प्लस आईपीपी करके 0.2 प्लस 0.3, तो वो उतना इनका एग्जिस्टिंग है। और इसके बाद कुछ इनके गुजरात वगैरह में प्रोजेक्ट आ रहे हैं, पीएम कुसुम के भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं इनके। तो ये सारे ये लोग अपने कुछ प्रोजेक्ट्स बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज द ग्रीन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, वो मैं स्किप करता हूँ सिंस वी आर फॉर द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। सो हाँ, अगेन बीईएसएस के बारे में मुझे यहाँ पे बात करना है। तो बीईएसएस के लिए है ना, बहुत सारे टॉक बातें चल रही हैं। तो ये कंपनी भी जो है आगे जाके अपने बीईएसएस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे अपना टेंडरिंग वगैरह करना चाहते हैं, बिडिंग करेंगे। और जनरली बोलते हैं कि हम जितना भी बिड करेंगे ना उससे लगभग, सिंस ये कंपनी मतलब बड़ी कंपनीज है, तो यहाँ पे इनकी जो सक्सेस रेशियो होता है वो लगभग 80 से 90% होता है। और दूसरा आप देखेंगे ना, जो मैंने एल्पेक्स वाले वीडियो में मैंने बताया था कि वायबिलिटी क्या, फंडिंग भी गवर्नमेंट की है। और दूसरा आपको जो बीईएसएस की रिक्वायरमेंट है, आपकी जो कर्व जो होता है उसको फ्लैट करने के लिए, तो वहां से भी डिमांड काफी ज्यादा है एज एन इनेबलर ऑफ होल आरडी इंटीग्रेशन इन द कंट्री। तो उसके कारण बीईएसएस का आने वाला है। और कंपनीज देख रही है कि वहां पे अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है, तो दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। और दूसरा क्या है, गवर्नमेंट का भी पुश है, क्योंकि आपको प्लेन वनीला जो सोलर या विंड प्रोजेक्ट्स है उस पे आपको नहीं लगाने के लिए कह रही है गवर्नमेंट, है ना। तो वहां से जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट आ रही है, आपकी जो ये जितने भी आपकी ये वाली कंपनीज होती है ना जो पूरा इस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे सेकी वगैरह होगी, तो वो लोग जो कंपनीज है वो आपके जो बिड्स निकाल ही रहे हैं वो ही आपके फॉर बीईएसएस कंपोनेंट को लेते हुए ही निकाल रहे हैं, तो वहां से भी डिमांड है। अब ये ऑफशोर वाला पॉइंट को मैंने इसकी जो इसकी जो सिस्टर कंपनी है उसमें मैंने पूरा डिस्कस किया है। क्योंकि जो मैं यहाँ पे बस इतना बोलूंगा कि जो ऑफशोर वाला पोटेंशियल है ये अभी तो एटलीस्ट 4-5 साल नहीं आने वाला है। इसकी क्या कारण है वो आप मेरा केपीआई एनर्जी वाला वीडियो देख लीजिए, वहां पे आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, है ना। और ग्रीन हाइड्रोजन अगेन, इसको अगर आपको अच्छे से समझना है, इसके लिए मैंने ओडियाना पावर वाले वीडियो में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे बस मैं इतना ही बोलूंगा कि इंडिया की जो एनर्जी डिपेंडेंस है वो काफी आपकी अभी देख ही रहे हैं आप, यूएस टैरिफ्स के कितना इशू चल रहे हैं, है ना। और कैसे इंडिया में प्रेशर है कि आप रशिया से अपना ऑयल इंपोर्ट कम कीजिए। तो उन सभी पैरामीटर्स को अगर जब आप रिन्यूएबल से जोड़ देते हो, तो ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया के लिए एक बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल बन जाता है, जिससे अपनी बोथ एक एक किलिंग टू बर्ड्स विद द सेम एरो, वो वाला सेगमेंट आप कह सकते हो। तो इससे जो उनके रिन्यूएबल के टारगेट्स हैं वो भी फुलफिल होते हैं। एट द सेम टाइम जो एनर्जी की डिपेंडेंस है वो भी आपकी इंपोर्ट्स पे कम होती है। तो और फाइनली ये लोग फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स बनाते हैं, जिसमें ये लोग जो आपके पॉन्ड्स वगैरह हो गई, है ना, जो बैरन जो खराब पॉन्ड्स होती है वहां पे चल रही है, क्योंकि उन जगहों पे जाके आप सोलर प्लांट लगा दीजिए। मतलब बेसिकली इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, क्योंकि लैंड पे तो इतना इजी नहीं है अपने इंडिया में, इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो इन सभी कारण दीज आर जो बताना चाह रहे हैं कि किस किस एरिया में इसे ग्रोथ देख रहे हैं अपना। नेटवर्क ऑपरेशंस क्या है ये बता रहे हैं यहाँ पे कि मैंने इतना बड़ा प्लांट तो लगा दिया, उसको मैनेज कैसे करूंगा, उसको मैनेज करने के लिए तो मुझे पूरा डेटा वगैरह कहीं से तो आना चाहिए। और किसी एक कंट्रोल रूम के अंदर आएगा, मैं वहां पे बैठ के उसको मैनेज करूंगा। तो उसी के लिए दैट इज द थिंग इज कॉल्ड एज स्काडा। फिर वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम अगेन, आपको पता है कि जो सोलर होता है, सोलर सोलर एंड विंड, और ये जो सारे सेगमेंट्स हैं ये आपके वेदर पे कितना डिपेंडेंट होता है। हल्की सी बादल आ गई तो सोलर तो पूरा डिपेंडेंट है आपके सनलाइट पे, सनलाइट ही नहीं आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होगा। तो ये सारी चीजें बता रहे हैं, और तो बाकी नॉर्मल पॉइंट्स ही हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है इसमें। जनरली जैसे होता है ना कि जैसे मैंने अभी बोला कि सनलाइट आएगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब दूसरा मान लीजिए आपके सोलर पैनल पे धूल मिट्टी जम गई, है ना, मतलब डस्ट आ गया, उसको कैसे क्लीन करेंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली आपको रोबोटिक क्लीनिंग टाइप सॉर्ट ऑफ टेक्निक हो गया है ना। तो ये आपके कॉर्नर में लगा होता है, जो यहाँ पे उन्हें SR400 करके दिखाया है ना, ये ट्रैवल करती है उसके ऊपर और उसको क्लीन करते जाती है। और अगेन इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि ये विदाउट वाटर क्लीन करता है आपको। तो ये लोग ये बताना चाह रहे हैं कि इस तरह के रोबोट्स रखते हैं और उसको डिप्लॉय करते हैं, है ना। R&D वाले में ये लोग बोल रहे हैं कि अपना जो भी सिमुलेशन वगैरह करना पड़ता होगा इनको, उन सारी चीजों के बारे में करते हैं। सो ये वाला चीज हो गया। हम्म,
और ये तो इनके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है। एम्प्लॉइज अगेन वो इन्होंने कुछ गाइडेंस नहीं दिया कि कितना हम ऐड करेंगे, बट अगेन वो तो एज पर रिक्वायरमेंट इनको ऐड करना पड़ेगा। सो दिस इज अ थिंग। एंड मिस्टर फारूक पटेल इज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। सो ये तो इनके बिजनेस सेगमेंट के बारे में आ गया। तो यहाँ पे अगेन इन्होंने बताया है अपना आईपीपी और इनका जो सीपीपी वाला सेगमेंट है, मतलब बेसिकली प्रोडक्ट पोर्टफोलियो यही है इनका, केपीआई ग्रीन वाले कंपनी का, है ना। अब ठीक है, दीज आर द क्लाइंट्स। अब मैं आता हूँ सीधे, ये स्लाइड है, दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन माय केपी एनर्जी वीडियो। वहां पे कैसे कैसे इनके कौन कौन से कंपनी का क्या क्या काम करता है, और मैंने अभी भी डिस्कस किया ही है। आपके केपीआई ग्रीन के बारे में मैंने डिस्कस किया, केपी एनर्जी पे डिस्कस किया। केपी ग्रीन इंजीनियरिंग आई विल मेक अनदर वीडियो इंडिपेंडेंटली फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी, सिंस वो एक एसएमई कंपनी है। तो ये हो गया। अब मुझे जो कुछ और बाकी पॉइंट डिस्कस करने हैं, मैं उस पर आता हूँ। जस्ट लेट मी स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग। हाँ, तो इसके अलावा कुछ और चीज है। अब आप देखेंगे ना, ये कंपनी जो है इन्होंने कुछ शेयर अपने प्लेज किए हुए हैं, ठीक है, एसबीआई के साथ। प्लेज क्यों करता है? क्योंकि अगेन आपको पैसे की फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी अलग अलग तरीके ढूंढती है कि किस तरह से हम वो अपने फाइनेंसियल्स को मैनेज करें। सो द कंपनी इज टेकन सम प्लेज फ्रॉम एसबीआई एंड दे आर सेइंग कि सूरत ब्रांच से लिया हुआ है, गुजरात में, है ना। अब ये लोग कह रहे हैं कि उस प्लेज को रिलीज करने के लिए हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, और मोस्ट प्रोबेबली क्वार्टर 2 तक उसके बारे में अपडेट आएगा। तो जब अपडेट आएगा, हम इनके नंबर्स आएंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे उस चीज को। दैट इज अ वन पॉइंट। बीईएसएस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर लिया कि ये कंपनी अभी बिड्स करेगा 80 से 90% वहां पे करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। इसके अलावा अब हम लोग आ जाते हैं इनके रेवेन्यू गाइडेंस पे। तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो अराउंड आपका 50 से 70% के बीच में है। मैं एवरेज लेता हूँ 60% से, क्योंकि 60% एक नंबर इन सभी कंपनीज के लिए कॉमन टाइप का ही रहता है ना, मोरलेस उसी आसपास रहते हैं। और इनका जो नंबर अभी एग्जीक्यूशन होता है वो भी काफी अच्छा है, और उसी के आसपास ही ये लोग एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे से आप अगर एबिटा मार्जिन देखोगे ना, उस पे उसको आपको कैसे देखना है। मैंने बोला आपको जो आईपीपी पोर्टफोलियो है इनका, वो आपका हायर मार्जिन वाला बिजनेस है, जिससे आपको लगभग 85-90% उस तरह के मार्जिन मिलते हैं। बट जो सीपीपी वाला है, वहां से आपको कम मार्जिन मिलते हैं। वो आपको कितना मिलता है? लगभग 18 से 20% मिलता है। जब आप इसको ब्लेंडेड करोगे ना, अब कई सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछते हैं इनसे, या फिर डाउट्स होता है कि जब आपका आईपीपी सेगमेंट में इतना ज्यादा मतलब मार्जिन होता है, तो आप उसको ही क्यों नहीं बिल्ड करते हैं? अगेन वहां पे द पॉइंट इज कि उसको बिल्ड करने के लिए आपको है ना बहुत सारे फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी जो है उतना ज्यादा डेप्थ लेना नहीं चाहता है ना। तो दैट बिकम अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द कंपनीज। तो ये कंपनी भी ये कहती है कि ऑल्दो आज इनका जितना भी पोर्टफोलियो है और जिस तरह के टारगेट्स हैं, आगे जाके ये लोग अपने आईपीपी को 25% के ऊपर नहीं बढ़ाएंगे। आज के रेट में आई थिंक वो 10-15% के बीच में है। तो आईपीपी बढ़ेगा ऑफकोर्स, ठीक है। एट द सेम टाइम जिस रेट पे आपका सीपीपी बढ़ेगा, वो भी तो बढ़ेगा ना। तो इसीलिए जो ब्लेंडेड लेवल पे जो इनका EBITDA मार्जिन आएगा, वो आपका अराउंड 30 से 35% के बीच में रहेगा। और आप इस क्वार्टर में भी देखिए निकालेंगे अगर इनका EBITDA मार्जिन, तो आई थिंक उसी रेंज में ही है। तो आपको EBITDA मार्जिन उसी तरह से देखना चाहिए। पैट पे क्या है? पैट पे पैट अगर आप देखोगे ना, तो इस क्वार्टर में आई थिंक इनका 18% के आसपास पैट मार्जिन आया था। तो जो पैट मार्जिन है वो भी फ्लक्चुएट करेगा। वाई? बिकॉज अगेन आपका आईपीपी आएगा, आपको डेप्थ लेना पड़ेगा, है ना। और अगर आप इक्विटी डायल्यूट नहीं करते हो, जो कि ये कंपनी ने कहा है कि वी विल नॉट बी फोकसिंग ऑन डायल्यूशन ऑफ और इक्विटी, तो आपको अगेन डेप्थ लेना पड़ेगा, तो वहां से फाइनेंस कॉस्ट आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा आपका, है ना। तो उन दोनों चीजों के कारण आपका अगेन पैट भी इंपैक्टेड होगा। अब पैट का इसलिए ये लोग है ना रेंज देते हैं, एक वाइडर रेंज देते हैं। आप जितनी भी रिटेल कंपनीज को देखिए, वहां पे जो पैट के रेंज होते हैं वो आपके 0.2 0.3% के गैप में मिलता है। बट यहाँ पे जो होगा ना, आपको इन्होंने 15 से 20% के बीच में दिया है पैट मार्जिन। क्यों? कभी वो बढ़ेगा, डेप्रिसिएशन कॉस्ट कम हो गया तो पैट मार्जिन बढ़ जाएगा, और कभी वो ज्यादा हो गया तो पैट मार्जिन कम हो जाएगा। तो इस तरह से ही आपको इस पूरे बिजनेस को देखना है। तो अगर मैं 60% ग्रोथ भी मानूं, और मैंने 15% आपका पैट मार्जिन भी ले लिया लोअर रेंज पे, तो मतलब 15% मैंने पैट मार्जिन लिया और 60% ग्रोथ लिया ना। 60 × 15, 15 कितना होता है? 9। तो मतलब उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं वहां पे। जस्ट 1 सेकंड में कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो व्हाट आई ट्राइंग टू से, कि अगर आपने इनका लोअर रेंज में भी पैट मार्जिन लिया ना, तो भी आपकी 40% के ऊपर ही आपकी पैट ग्रोथ की भी कम से कम मिलेगी, है ना। तो इस तरह से मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो कंपनी का ऑपरेशनल मेट्रिक्स है वो तो काफी स्ट्रॉग है। और दूसरा, अगर आप इनका फॉरवर्ड पे भी निकालोगे, तो अभी आई थिंक प्रेजेंट पे आपका 24-25 के आसपास है। तो वहां से भी आप निकालेंगे तो आपके अंडर 20 ही आता है। तो ये वाला पॉइंट है। तो अगेन कंपनी अच्छी है, कंपनी का एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन अच्छा है। जो टारगेट्स वगैरह है वो भी अच्छे हैं। कुछ लोग, हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जो बीईएसएस वाला जो सेगमेंट इनको करना है ना, उसके लिए एक सन ड्रॉप या कुछ करके सन ड्रॉप एनर्जी करके एक कंपनी है, जिसके बारे में ये लोग करते हैं, है ना। और उसको अभी ये लोग लिस्ट करेंगे।
अब इसी वीडियो में मैं एक और पॉइंट आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि जनरली जो इस तरह की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती है वो इतनी सारी सब्सिडरीज क्यों बनाता है। सब्सिडरीज बनाने का कारण इसलिए होता है ना, जैसे आप मानिए कि आपको किसी बैंक से फंडिंग लेना पड़ेगा, है ना। अब मैं एसबीआई वाला हूँ, ठीक है। अब जब मैं 500 करोड़ की फंडिंग देने वाला हूँ किसी को, तो मैं तो चाहूंगा ना कि मुझे क्लियरली मालूम चले कि ये पैसा कहाँ पे यूज हो रहा है। तो इसी कारण कंपनीज क्या करती है, उसके लिए एक सेपरेट एंटिटी बना देता है, ताकि उसकी जितने भी बैलेंस शीट्स हो गई, फाइनेंशियल्स हो गया, वो मुझे अच्छे से दिख पाए। इसलिए कंपनियां फोकस करती हैं उसके लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनाने में, और सब्सिडरीज रूट पे जाती है। तो आप ऐसे मानिए एक कंपनी है, कंपनी के दो वर्टिकल्स मैंने कर दिए, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनाया और दूसरी तरफ मैंने सब्सिडरी बनाया। अब मैं कैसे चूज करूंगा कि मैं किसको लूँ, एसपीवीज में जाऊं या फिर सब्सिडरी बनाऊं। अब जब एसपीवी करते हैं ना, तो उसके नाम से आप सुनिए, स्पेशल पर्पस व्हीकल, है ना। तो वो किसी एक ही चीज के लिए होता है। तो एसपीवी बना के आपको हर प्रोजेक्ट के लिए एक नया नया एसपीवी बनाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे तो आपके 100-200 एसपी स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बन जाएंगे। तो कंपनियां क्या करती है, जनरली सब्सिडरीज बनाती है ना। सब्सिडरीज बनाया, उसमें आप एक की जगह 3 4 5 प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, है ना, और उसके बाद वो लोग एक्सिक्यूट करता है। तो इसीलिए ये कंपनी जो इनका बीईएसएस वाला सेगमेंट है, उसके लिए वो सन ड्रॉप या सन एनर्जी करके जो इनका सब्सिडरी है, उसके वाया आएगा वहां पे, है ना। और उसमें जो बैटरी के प्रोजेक्ट्स होंगे वो थोड़े छोटे स्केल वाले प्रोजेक्ट्स होंगे। अब उसमें अगर इनको बड़े प्रोजेक्ट्स में जाना है, तब दे कैन टेक दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑन देयर केपीआई ग्रीन कंपनी पे लेंगे। तो इस तरह से ये लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो अभी सनड्रॉप वाली तो लिस्ट हुई नहीं है, वो जिस क्वार्टर में लिस्ट होगा वो हम लोग देखेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो आई थिंक मैंने सारी बातें कर ली है। तो यस, आई थिंक ऑन योर पॉइंट लेफ्ट। नहीं, ठीक। तो दिस वर द ऑल द पॉइंट्स व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो thank you very much. We will keep on tracking this company, and we'll make more videos about this as and when the results come. Thank you very much.